शुभ प्रभात भैया बहनों। हमने इसके पहले जालियांवाला बागकांड के बाद की घटनाओं का जो जिक्र किया कि असहयोग आंदोलन क्यों और कैसे हुआ, खिलाफत आंदोलन की परिस्थितियां क्या थी, क्यों हुआ, और फिर असहयोग आंदोलन किन परिस्थितियों में वापस आया, ये हमने पढ़ा। अब चूंकि उसके बाद की परिस्थितियों की चर्चा भी हमने कर ली कि बीच के कालखंड में स्वराज्य दल का गठन होता है और बीच के दो चुनावों में 1923 और 1926 के चुनाव में स्वराज्य दल विधायिका में प्रवेश का प्रयास करती है। 1923 के चुनाव में उसको सफलता मिली, काफ़ी अच्छी सफलता मिली, लेकिन 1926 के चुनाव में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। और इसका एक बड़ा कारण उसके बड़े नेता C.R. दास थे, उनकी 1925 में मृत्यु हुई और धीरे धीरे नेता सब कांग्रेस में वापस आ गए। अब हम एक अगले घटनाक्रम की चर्चा करेंगे जिसे भारतीय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है, हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो भारतीय जनमानस को आंदोलन के लिए प्रेरित किए, भारतीयों को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, गांधी को एक नए आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। अगर कुछ महत्वपूर्ण, पहला तो ये सबसे बड़ा कारण आर्थिक महामंदी। हम सबको पता है, 9th में भी हमने पढ़ा है, हिटलर के जर्मनी के शासनकाल वाले चैप्टर में, कि 1929 से 1932 तक एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी और जिसका सामना बड़े बड़े देश ठीक से नहीं कर पाए थे। अमेरिका जैसा देश हिल गया था, तो भारत जो एक गुलाम देश था, पिछड़ा देश था, कमजोर देश था, उसकी स्थिति क्या थी। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब हर सरकारें अपनी जनता को इन संकटों से उबारने का प्रयास कर रही थी, भारत में ब्रिटिश सरकार इस आर्थिक मंदी से भारतीयों को उबारने के बदले अपने अंग्रेजी जनमानस को, ब्रिटिश लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीयों का और ज़्यादा शोषण करने का प्रयास कर रही थी। यानी भारतीयों का कष्ट बढ़ाकर भी अगर अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया जाए तो संकट के दौर में सरकारें का वस्तुओं की कीमतें लगातार घट गई थी। हमारे देश में जो गेहूं, पटसन निर्यात होने वाली वस्तुएं थी, उसकी कीमतें आधी से भी कम हो गई थी, फिर भी खरीदार नहीं थे। और ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत की सरकार भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, जिसके कारण भारतीयों में एक आक्रोश का माहौल बना था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और दूसरी बड़ी बात कि इसी काल में साइमन आयोग की नियुक्ति, ये एक बड़ी समस्या उसके लिए समय के लिए बन गई, देश को आक्रोशित करने के लिए। आपको इसके थोड़े से पीछे पृष्ठभूमि में बता दें कि साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, क्योंकि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम बना था, उस अधिनियम में एक प्रोविजन जोड़ा गया था
कि सरकार 10 वर्षों बाद इस अधिनियम का मूल्यांकन करेगी और आगे के सुधार योजनाओं पर आगे बढ़ेगी। तो 1919 से 10 साल बाद 1929 होना था, लेकिन ब्रिटेन में नई पार्टी जो टोरी दल की सरकार बनी थी, उसने 2 साल पहले ही 1927 के अंत में एक ऐसे आयोग का गठन कर दिया जिसका काम भारत में जाकर भारतीय सुधार योजनाओं का मूल्यांकन करना और सरकार को उसकी रिपोर्ट देना। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। और इसके 6 सदस्य जो थे अंग्रेज थे। इसका गठन 1927 में हुआ। लेकिन भारतीयों का यहीं से विरोध शुरू। भारतीय प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक नेतृत्व जो था, उसका मानना था कि भारत की समस्याओं की बेहतर जानकारी भारतीयों को होगी, तो इस आयोग में कुछ सदस्य भारतीय भी होने चाहिए। और हमने ये मांग ब्रिटिश सरकार से रखी कि इस आयोग में 1-2 सदस्य ही सही कम से कम भारतीय रखिए, ताकि वो भारतीयों का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और सभी के सभी सदस्य अंग्रेज गोरे रखे गए। इसलिए हमने इसे व्हाइट कमीशन कहकर इसका विरोध करना शुरू किया कि जिस कमीशन में भारतीय नहीं होगा, भारतीय उसको स्वीकार नहीं करते। 1928 के जनवरी में और फिर फरवरी यानी शुरुआती दौर में ये आयोग भारत आकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना शुरू। लेकिन सब जगह इस आयोग का साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारों के साथ स्वागत हुआ। यानी देश भर में जहाँ जहाँ ये आयोग लोगों से मिलने, समस्याओं को जानने के लिए गया, सब जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया और यह देश में एक बड़ा माहौल बन गया था। आपको जानकर हैरानी होती है, जानना भी चाहिए कि इसी साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में जब ये कमीशन पंजाब गया था, लाहौर में, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पुलिस ने उस विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया था, जिससे लाला जी को गंभीर चोटें आई और कुछ ही दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इससे जनमानस और आक्रोशित हो गया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने उस कैप्टन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। और उसी कैप्टन सैंडर्स की हत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। तो एक तरह से देश में आक्रोश का माहौल बना था और इस परिस्थितियों में एक बड़े आंदोलन की नींव तैयार हुई। तीसरी बात, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक प्रपोजल दिया भारतीयों, प्रपोजल क्या, लॉलीपॉप दिया कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का सोच रहे हैं, प्रदान करने का विचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, भारतीयों को अच्छी बात लगी भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा को आपने दिया कि भारत में शासन के अधिकांश काम भारतीयों द्वारा किए जाए और ऊपर से देखरेख अंग्रेज लोग करें। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि आंतरिक शासन वहाँ के लोगों के हाथ में आ जाता है। लेकिन हमारे नेता बार बार इसकी मांग कर रहे थे कि आप
कब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, कोई एक डेट फिक्स कीजिए, 1 साल 2 साल 5 साल कब देंगे। उन्होंने कहा नहीं कब देंगे बात नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं। इसका मतलब आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इससे हमारे मन में एक आक्रोश बढ़ा कि आप हमें गुमराह करके अपनी सत्ता को यहाँ मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं, और कोई समय सीमा आप घोषणा नहीं करते। ये केवल कहा कि इस पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा और उस पर इस चर्चा की जाएगी। खैर, धीरे धीरे देश में युवा वर्ग काफ़ी आक्रामक होने लगा था, खास करके नेहरू के नेतृत्व में, और इसी क्रम में बाकी पॉइंट हम लोग अगले में पढ़ेंगे।